ओके, लेट्स बिगिन केस सिनेरियो नंबर 29। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया हमें केस करते करते, जल्दी ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। ठीक है, तो ये केस स्टडी प्योरली रिलेटेड है अपने पीएचडी चैप्टर से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगी क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो चलो ज़्यादा बात नहीं करके स्टार्ट करते हैं। कोचर एंड एसोसिएट आर refreshing up their knowledge on function of various parliamentary financial committees. ठीक है, एंड ऑन द वेरिड फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ C&AG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन रिलेशन टू ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, अपन को पता है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट C&AG कंडक्ट करवाता है। They recognize that a thorough understanding of the C&AG responsibility is essential for conducting audit effectively in these sectors। ठीक है, वो मानते हैं कि C&AG की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ताकि हम ऑडिट को इफेक्टिवली कर पाएँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कोई कोई सोच रहा होगा अभी कि अपन हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, केस स्टडी क्यों पढ़ रहे थे। तो केस स्टडी क्या है ना, ये वाली पढ़नी पड़ेगी एक्चुअली। ये क्या पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं, तो चैप्टर के अंदर हमारे पास क्या है ना, अलग अलग टाइप्स की ऑडिट होती है इसके अंदर, है ना। मतलब कंप्लायंस ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट, कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट। ठीक है, तो आपको नाम याद आ रहे होंगे, है ना, फाइनेंशियल ऑडिट। तो इस वजह से क्या है ना कि इसके अंदर अलग अलग केस दे रखे हैं। जैसे अपन ने वो एक केस स्टडी करी थी जिसके अंदर अलग अलग टाइप के ओपिनियन देने थे, उसी में इसमें भी अलग अलग टाइप्स का अपन को बताना पड़ेगा, कौन सी कंप्लायंस ऑडिट है, कौन सी कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट है, इस टाइप से। और अपने पास 3-4 कमिटीज होती है ना, एक मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी, कोपू होती है एक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, है ना। तो उनके बारे में भी एक रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उस हिसाब से क्या है ना, मैं आपको पूरी केस स्टडी पढ़ा रहा हूँ पहले ही। और जब भी कभी ऐसी केस स्टडी आए तो ठीक है, एक बार आप देख लेना, क्योंकि केस डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ने जाओगे तो भी पढ़नी तो पड़ेगी केस स्टडी। ठीक है, टू इनहेंस देयर नॉलेज दे हैव रिव्यूड वेरियस रिसोर्सेज बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ठीक है, मतलब अपनी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए इन्होंने क्या किया कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जितने रिसोर्सेज मिल सकते थे सब जगह से इंफॉर्मेशन गैदर कर लिए। ठीक है, दे हैव रिव्यूड, ठीक है यहाँ पढ़ लिया अपन ने, इंक्लूडेड द ऑफिशियल C&AG वेबसाइट। भाई वेबसाइट पे भी जो भी दे रखा था वो भी पढ़ लिया। बिलो इज समरी ऑफ की इंसाइट ड्रॉ फ्रॉम देयर रिसर्च। तो उन्होंने क्या है ना कि अपनी रिसर्च से कुछ की इंसाइट्स निकाले हैं, कुछ की इंसाइट ड्रॉ किए हैं ना, उनकी समरी समरी। मतलब आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो अपनी रिसर्च करी है उसमें से क्या है ना कुछ ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं कि हाँ भैया ये पॉइंट्स यार मतलब लग रहे हैं कि इनमें कुछ दम है, ऐसा। तो ठीक है, आ जाओ अपन पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या है अपना, इन वन ऑफ इट्स रिपोर्ट्स। ठीक है, मतलब जो इन्होंने रिपोर्ट देखी है, द C&AG इन रिस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट और इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन पॉइंटेड आउट नॉन अधेरेंस ऑफ वन टाइम सेटलमेंट। ठीक है, नॉन अधेरेंस का मतलब होता है नॉन कंप्लायंस। ठीक है, नॉन कंप्लायंस ऑफ वन टाइम सेटलमेंट एंड OTS गाइडलाइंस। ठीक है, कोई गाइडलाइंस दे रखी थी जिसका इनको कंप्लायंस करना था, इन्होंने नहीं किया। ठीक है, किसने नहीं किया, स्टेट गवर्नमेंट आउट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोई कॉरपोरेशन है जिसको स्टेट गवर्नमेंट फाउंड करता है, यानी स्टेट गवर्नमेंट उसका मालिक है। ठीक है, तो उसने क्या नॉन कंप्लायंस किया है OTS गाइडलाइंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और गाइडलाइंस किसकी थी, स्टेट गवर्नमेंट की थी। बाय द कॉरपोरेशन रिजल्टिंग इन एक्सेप्टेंस ऑफ बिलो पार OTS प्रपोजल। मतलब कोई OTS का प्रपोजल था जो एक पार लिमिट दे रखी थी, उसके बिलो उसने एक्सेप्ट कर लिया। किसने एक्सेप्ट किया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने। दस दस फॉरगोइंग रिकवरी ऑफ लोन अमाउंटिंग टू 8.52 करोड़। मतलब क्या हुआ कि इन्होंने मतलब कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया दे रखा होगा स्टेट गवर्नमेंट ने कि इसके नीचे अगर हो तो अपन को लोन नहीं देना है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने क्या किया कि गाइडलाइंस गई भाड़ में, इन्होंने दे दिया लोन दे दिया 8.52 करोड़। मतलब मोटा मोटी देखा जाए 8.5 करोड़ का लोन। ठीक है, 8.5 करोड़ का लोन दे दिया। तो अब क्या हुआ कि जब पता चला तो रिकवरी चालू हो गई है उस लोन की। ठीक है, मतलब आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ जरा सा कि जब भी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की रेवेन्यू को अनऑथराइज तरीके से अगर कोई ले लेता है, ठीक है, तो पता चल जाता है कि नहीं भाई ये बिल्कुल गलत तरीके से ली गई है, या फिर इसमें क्या नॉन कंप्लायंस हुआ है, कुछ भी ऐसा पता चल जाता है। तो गवर्नमेंट आपसे वो पैसा वसूलती है, साथ में उसका इंटरेस्ट भी वसूलती है। तो है ना, मतलब यहाँ लिखा हुआ है स्पेशली फॉर गोइंग रिकवरी ऑफ लोन अमाउंटिंग टू 8.52 करोड़। मतलब रिकवरी चालू हो गई है
द सेड कॉरपोरेशन वाज प्रोवाइडिंग लोन्स टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ये जो अपनी कॉरपोरेशन थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका काम ही क्या था कि ये इंडस्ट्रियल यूनिट्स को लोन प्रोवाइड करवाने का। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या पढ़ा, नॉन अधरेंस, अरे नॉन अधरेंस ऑफ वन टाइम सेटलमेंट गाइडलाइंस, मतलब इसने क्या किया, कहीं ना कहीं है ना कंप्लाइंस नहीं किया है। तो आप समझ पा रहे होंगे इसने नॉन कंप्लाइंस किया है ना गाइडलाइंस का। तो आ जाओ अपन है ना क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के देखते हैं अब। कंसिडरिंग द डिस्क्रिप्शन स्टेटेड इन पैरा ए, ठीक है, जो अभी अपन ने पढ़ा है, द अबव ऑडिट इज फाइंडिंग, द अबव ऑडिट फाइंडिंग इज लाइकली टू फॉल इन विच एरिया। जो अपन ने फाइंडिंग्स देखी है उस ऑडिट की, तो वो कौन से एरिया में फॉल कर रही है। तो ये देखो, अगर मोटा मोटी हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारी कंप्लाइंस कंप्लाइंस से रिलेटेड है ना, हमने कंप्लाइंस नहीं किया है। ठीक है, तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप समझ गए होंगे, है ना। क्या आपको देखने से ही पता चल रहा है कि नॉन अधेरेंस ऑफ रेगुलेशंस जो भी थी, गाइडलाइंस थी स्टेट गवर्नमेंट की, उसका नॉन अधेरेंस हुआ है, मतलब नॉन कंप्लायंस हुआ है। तो यहाँ पे जो ऑडिट हो रही है वो कंप्लायंस ऑडिट के रिलेटेड हो रही है कि इन्होंने कंप्लायंस नहीं किया है स्टेट गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस थी उसका, तो उससे रिलेटेड एक केस स्टडी थी, मतलब क्वेश्चन था एमसीक्यू का। ठीक बात है, तो आप समझ गए होंगे। फिर अपन आ जाते हैं सेकंड अनदर सी एंड एजी रिपोर्ट फॉर ए पर्टिकुलर ईयर, मतलब किसी एक पर्टिकुलर ईयर के लिए सी एंड एजी की रिपोर्ट कंटेंट रिजल्ट ऑफ कंप्लायंस ऑडिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, कोई मतलब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू था, उसकी कंप्लायंस ऑडिट की थी, जो कि डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ ए यूनियन गवर्नमेंट डीलिंग विद असेसमेंट, जो कि एक यूनियन डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट डीलिंग विद असेसमेंट से रिलेटेड, मतलब डीलिंग विथ किसके साथ डीलिंग कर रही थी, असेसमेंट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल इनकम। जो एग्रीकल्चरल इनकम होता है उनकी असेसमेंट्स में डीलिंग कर रही थी। इट इंक्लूड सर्टेन ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशन उसमें दिखी है इनको, रिलेटिंग टू अलाउिंग अ क्लेम फॉर एग्जाम्पशंस। ठीक है, मतलब अपन को, आपको पता होगा ना कि इनकम टैक्स के अंदर एग्रीकल्चर पे अपने एग्जाम्पशन मिल जाती है। तो तो कुछ इनको फाइंडिंग्स मिली है ना, सर्टेन ऑब्जर्वेशन इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया है रिलेटिंग टू अलाउिंग क्लेम फॉर एग्जाम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, मतलब सामने डिपार्टमेंट वालों ने किसी को एग्रीकल्चर इनकम पे क्या कोई एग्जाम्पशन दी होगी। तो इन्होंने क्या किया कि उस पर ऑब्जर्व किया है कि जो डिपार्टमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम पे एग्जाम्पशन दी है वो विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दे दी, मतलब सामने वाले बंदे के पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ही नहीं था और इन्होंने क्या किया, एग्जाम्पशन दे दी। यूज ऑफ दिस एरिया बाय नॉन एग्रीकल्चरिस्ट एज दे कंड्यूट टू अवॉइड टैक्स एक्सेट्रास, अवॉइड टैक्सेस एक्सेट्रास, मतलब वो क्या है ना कि कोई एक बंदा जो किसान नहीं था, पर क्या है ना कि उस जो जगह था, वो जो जगह थी उसको ऐसे किसान की तरह शो करके और अपने टैक्स को अवॉइड कर रहा है, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं। इन स्क्रूटनी, जब स्क्रूटनी हुई असेसमेंट की, इन स्क्रूटनी असेसमेंट परफॉर्म बाय द डिपार्टमेंट, अल्टीमेटली जब स्क्रूटनी हुई तब पता चला कि वो जो बंदा जो किसान नहीं है वो एज ए किसान बता रहा था अपने आप को उस एरिया के लिए। ठीक है, जो कि लीगल नहीं था और उसमें उसने भी मतलब कहीं ना कहीं ऐसे फ्रॉड कर लिया है। ठीक है, तो आज अपन सेकंड नंबर का पढ़ते हैं केस। इन पेरा बी ऑफ दिस विच पार्लियामेंट्री फाइनेंशियल कमेटी इज लाइकली टू एग्जामिन अबोव रिपोर्ट एंड सी अबोव रिपोर्ट ऑफ सी एंड एजी टू मेक इट्स रिकमेंडेशन, मतलब जो ये रिपोर्ट बनाई है तो कौन सी पार्लियामेंट्री कमेटी है, फाइनेंशियल कमेटी है पार्लियामेंट्री की, जो सी एंड एजी की रिपोर्ट को एग्जामिन करेगी। तो मुझे नहीं पता आपको पता है या नहीं पता है, तो हमारे पास ऐसे 3-4 कमेटी होती है ना, तो मैंने जैसा आपको बताया था कि कोपो होता है, कि एस्टिमेट कमेटी होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है। तो हमारी जो है ना पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है ना, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी होगा। ठीक है, वो क्या करती है, एग्जामिनिंग सी एंड एजी रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ ऑटोनॉमस और सेमी ऑटोनॉमस बॉडी, जो भी ऑटोनॉमस सेमी ऑटोनॉमस बॉडी होती है उसकी जो रिपोर्ट सी एंड एजी देता है उसको रिव्यू करने का काम करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। ठीक है, फिर इसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा कलर यूज कर लिया, ओके। इन अनदर केस, फिर एक और केस देखा है इन्होंने, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे, द स्टेट गवर्नमेंट आउट पीएसयू, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई पीएसयू ऑन कर रखी थी, मतलब अल्टीमेटली वो भी गवर्नमेंट ही होगी पीएसयू, वाज इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मल पावर प्लांट।
इन द स्टेट। तो वो पीएसयू जो थी वो किस में इन्वॉल्व थी, एक कंस्ट्रक्शन, एक थर्मल पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन कर रही थी। सी एंड ए जी इन इट्स ऑडिट रिपोर्ट, सी एंड ए जी ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताया, पॉइंटेड आउट डिले इन कंप्लीशन ऑफ वर्क ड्यू टू फेलियर टू डिसाइड ऑन द टाइप ऑफ वाटर ट्रीटमेंट। तो उसने क्या पॉइंट आउट किया है कि भाई डिले हुआ है वर्क में, वो भी क्यों हुआ है कि भाई साहब ये फेल हो गए डिसाइड करने में कि विच टाइप ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इन कूलिंग प्लांट ऑन विच टाइप ऑफ वाटर ट्रीटमेंट इन कूलिंग प्लांट ऑन ए टाइमली बेसिस, मतलब कौन सा वाटर ट्रीटमेंट लगना चाहिए कूलिंग प्लांट में। तो ये डिसाइड नहीं कर पाए टाइम पे, इस वजह से क्या हो गया, डिले हो गया है। बिसाइड्स अदर रीजंस leading to delay like other reasons leading to delay like frequent changes in layout and retesting of soils। मतलब इसके अलावा और क्या रीजन रहे कि जो फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहे थे लेआउट्स में और सॉइल्स की रीटेस्टिंग हो रही थी, उसकी वजह से क्या हो गया कि टाइम लग गया है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अपन देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि इसमें मतलब परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, कि जो परफॉर्मेंस करी है वो है ना टाइम पे नहीं कर रहे हैं, सही से नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ समझ में आया होगा आपको अगर थोड़ा सा जजमेंट लगाओगे आप तो कंसिडरिंग द नेचर ऑफ ऑडिट फाइंडिंग इन केस ऑफ कंसर्निंग डिले इन कंप्लीशन ऑफ वर्क। ठीक है, मतलब डिले हुआ है कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑफ थर्मल पावर प्लांट, द सेड ऑडिट फाइंडिंग इज लाइकली टू फॉल इन डोमेन ऑफ, कौन से डोमेन में फॉल करेगी, तो देखो ये परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर फॉल करेगी, क्योंकि कंप्लायंस का कोई बात नहीं है, फाइनेंशियल ऑडिट नहीं है, प्रोप्राइटरी नहीं है, परफॉर्मेंस ऑडिट ही है। ठीक है, तो ये क्या आना है कि हमारी परफॉर्मेंस ऑडिट। ठीक बात है। फिर आ जाते हैं अपन डी वाला पढ़ेंगे, डी वाला पॉइंट्स पढ़ना पड़ेगा अपने को। ओके, ये लास्ट। फाइनली कोचर एंड एसोसिएट रिव्यूड एनुअल रिपोर्ट ऑफ ए लिस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी। ठीक है, वे अपनी फर्म ने रिव्यू करी है एक एनुअल रिपोर्ट को एक लिस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी की, विच इज ए मिनी रत्ना पीएसयू, जिसका नाम क्या है, मिनी रत्ना पीएसयू, इंगेज इन प्रोवाइडिंग डाइवर्सिफाइड सर्विसेज टू इंडियन रेलवेज। ये क्या करती है, डाइवर्सिफाइड सर्विसेज देती है इंडियन रेलवेज को। ठीक है, बढ़िया बात है। अब इससे रिलेटेड मतलब खत्म हो गया है ना वो पॉइंट, फिर नीचे देख लोगे बेस्ट ऑफ द अबव फैक्ट आंसर द फॉलोइंग, ये लिखा है सीधे। तो अब अपन आ जाते हैं आंसर, क्वेश्चन क्या है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट विद रिगार्ड टू लिस्टेड पीएसयू स्टेट इन द पैराडी। ठीक है, पैराडी के अंदर लिस्टेड पीएसयू के लिए कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट के लिए देखते हैं, द स्टेचुटरी ऑडिट ऑफ द अबव पीएसयू इज कंडक्टेड बाय ए फर्म ऑफ द ऑडिटर अपॉइंटेड बाय सी एंड ए जी। ठीक है, जो फॉर्म्स होती है वो सी एंड ए जी अपॉइंट करती है, और जो ऑडिट होती है पीएसयू की वो स्टेचुटरी ऑडिटर करता है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सही लिखा है एकदम। फर्दर सी एंड ए जी कैन गिव डायरेक्शन टू द फर्म ऑफ ऑडिटर, सी एंड ए जी चाहे तो डायरेक्शन दे सकता है। देखो सी एंड ए जी ही अपॉइंट कर रहा है, तो सी एंड ए जी डायरेक्शन दे सकता है ना कि आपको ऑडिट किस हिसाब से करनी है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल सही लिखा है। और नीचे पढ़ते हैं, द स्टेचुटरी ऑडिटर of above PSU is conducted by firm of auditor appointed by shareholder। देखो अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर इन एजीएम, बस ये जो लाइन है यही गलत है। ठीक है, शेयर होल्डर एजीएम में अपॉइंट नहीं करेंगे, इस स्टेट जो पीएसयू का स्टेचुटरी ऑडिटर है इसको सी एंड एजी अपॉइंट करेगा। ठीक है, द स्टेचुटरी ऑडिट ऑफ पीएसयू इज टू बी कंडक्टेड बाय फर्म अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स, बस बात ही खत्म हो गई। स्टेचुटरी ऑडिट ऑफ अबव पीएसयू इज टू बी कंडक्टेड बाय सी एंड एजी। देखो पीएसयू की स्टेचुटरी ऑडिट कंडक्ट नहीं करेगा सी एंड एजी, सी एंड एजी कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑडिटर अपॉइंटेड बाय सी एंड एजी। ठीक है, फोर्थ का ए हो गया। फिर अपन आ जाते हैं फिफ्थ वाले पे, क्या है फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, पीएसयू इंगेज, अरे पीएसयू इंगेज आर जनरली अटेस्टेशन इंगेजमेंट। ठीक है, पीएसयू जनरली अटेस्टेशन इंगेजमेंट और डायरेक्ट रिपोर्टिंग इंगेजमेंट। पीएसयू इंगेजमेंट्स होते हैं वो जनरली अटेस्टेशन इंगेजमेंट होते हैं या फिर डायरेक्ट इंगेजमेंट, डायरेक्ट रिपोर्टिंग इंगेजमेंट होते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड, ठीक है, कौन सा करेक्ट है। ये बोलना चाह रहे हैं कि परफॉर्मेंस ऑडिट डायरेक्ट रिपोर्टिंग इंगेजमेंट है और कंप्लायंस ऑडिट एक अटेस्टेशन इंगेजमेंट है। अच्छा, इनका कहना है कि जो परफॉर्मेंस ऑडिट होता है वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग इंगेजमेंट होता है, मतलब उसमें डायरेक्ट रिपोर्ट देनी पड़ती है, और जो कंप्लायंस ऑडिट होता है उसमें एक अटेस्टेशन इंगेजमेंट होता है। अच्छा, फिर नीचे देखते हैं बी वाले में क्या लिखा, परफॉर्मेंस ऑडिट अटेस्टेशन इंगेजमेंट होता है और कंप्लायंस ऑडिट डायरेक्ट रिपोर्टिंग इंगेजमेंट होता है। मतलब परफॉर्मेंस ऑडिट तो एक अटेस्टेशन इंगेजमेंट है और जो कंप्लायंस ऑडिट है वो डायरेक्ट रिपोर्टिंग इंगेजमेंट है। डायरेक्ट रिपोर्टिंग मतलब अपन को डायरेक्ट रिपोर्ट करनी है। फिर सी वाला पॉइंट क्या है, परफॉर्मेंस ऑडिट एंड कंप्लायंस ऑडिट आर जनरली डायरेक्ट रिपोर्टिंग इंगेजमेंट, और डी वाला फिर अटेस्टेशन इंगेजमेंट लिखा हुआ है। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्ट रिपोर्टिंग इंगेजमेंट जो होता है ना, इसमें हमको डायरेक्टली रिपोर्ट करना पड़ता है सीएनडीजी को। तो ये चाहे परफॉर्मेंस ऑडिट हो चाहे कंप्लायंस ऑडिट हो, ये हमारे दोनों ही क्या है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग इंगेजमेंट है ना। तो इसलिए क्या है ना कि हमारा ए वाला कैंसल, बी वाला कैंसल और डी वाला कैंसल, ये जनरली हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट रिपोर्टिंग इंगेजमेंट होते हैं दोनों ही, चाहे परफॉर्मेंस ऑडिट हो चाहे कंप्लायंस ऑडिट हो। तो आई होप मैं मान रहा हूँ कि आपको एक केस स्टडी समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट मान के चलो कि आप है ना एक बार तो मतलब वन टाइम आपको केस देख लेने चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे वाले देखो, किसी के भी देखो, बट देख लेने चाहिए। इससे क्या होगा ना, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है, चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाती है। जो हमें नहीं पता होती ना वो भी हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगने लग जाती है। जो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी छूट गई हो हमारी एग्जाम वो पढ़ते टाइम पे, तो वो यहाँ पे आके हमें क्या है ना कि रिकॉल हो जाती है कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें थी, तो ये भी हम ऐसे मतलब कंसिडर करके चल सकते हैं। तो ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट केस सिनेरियो पे मिलेंगे अपन।